स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में किया हुआ था एड्जॉर्प्शन, उसके कॉजेज के बारे में पढ़ा हुआ था और टू टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन जो वो की हुई थी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, आज हम करेंगे एड्जॉर्प्शन का ही अगला पार्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग the adsorption of gases on solid, है ना। स्पेशल केस में करते हैं gases on solid, मतलब सॉलिड एज ए एड्सॉर्बेंट का काम करेगा और गैस जो है वो एड्सॉर्बेंट का काम करती है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, देखो इसमें कौन कौन से फैक्टर जो वो इसको ये करेंगे। फर्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेंट की नेचर जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो इन शॉर्टकट में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। ठीक है, ease of liquefaction of gas, liquefaction of gas, गैस की लिक्विफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो मतलब जितना इजीली गैस लिक्विफाई हो जाएगी उतनी उसकी एड्सॉर्प्शन क्या होगी, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जो है वो डिपेंड करती है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर देखो आपने पिछले साल पढ़ा हुआ था स्टेट्स ऑफ मैटर में कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, इट इज द टेम्परेचर या इट इज द मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, अबव व्हिच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, जिसके ऊपर जो है वो गैस लिक्विफाई होना ही बंद कर देती है। ठीक है, इट इज द temperature above which gas cannot be liquefied whatever may be the pressure applied। प्रेशर हम कितना भी अप्लाई करेंगे, जो गैस है वो उस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके अब देखो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू यदि ज्यादा होगी, ease of liquefaction easier will be the, देखो greater the value of, ऐसे करके लिख सकते हैं आप, देखो शॉर्टकट में greater the value of critical temperature, greater the value of critical temperature, easier will be the ease of liquefaction, easier will be the ease of liquefaction, easier will be the ease of liquefaction। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा, ease of liquefaction ज्यादा होगी, ease of liquefaction ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी किसी एड्सॉर्बेंट की। हम गैसेस के केस में ही कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड आ जाता है देखो हमारे पास नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का देखो एड्सॉर्बेंट जो है वो नेचर जो है एड्सॉर्बेंट का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है, देखो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट depends upon the surface area of adsorbent, ठीक है, तो सरफेस एरिया देखो ये क्या आ जाता है, देखो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट आ जाता है। तो मतलब देखो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आपने याद रखना है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन
extent of adsorption is directly proportional to surface area. यदि सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन भी क्या होगी हमारे पास ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा एडसॉर्प्शन होगी गैसेस की, वो है ये नेचर ऑफ क्या जाता है हमारे पास, देखो एडसॉर्बेंट, ठीक है, ये एडसॉर्बेंट या नेचर ऑफ गैस ऐसे करके लिख सकते हैं, गैस और एडसॉर्बेंट, ठीक है। यहाँ पे एडसॉर्बेंट जो वो एडसॉर्बेंट ये क्या होता है, सॉलिड सरफेस है हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है कि देखो इसको एक्टिवेशन जो है वो कैसे देते हैं हम, एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट, ठीक है। तो आपने आगे देखो इसमें एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट की एक्टिवेशन जो है वो क्या है, ठीक है। अब एडसॉर्बेंट की एक्टिवेशन देखो, एडसॉर्बेंट को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, बाय मैकेनिकल रबिंग, ठीक है, बाय मैकेनिकल रबिंग, बाय मैकेनिकल रबिंग से मतलब क्या हुआ, देखो यदि आप ऐसे ऐसे करके देखो हाथ को, यदि आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ के सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या करते हैं, देखो बाय रबिंग से क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे जब हम इसको हाथ को रब कर रहे हैं, हाथ को रब करने से जो ये सरफेस है हमारे पास, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और ये क्या हो जाते हैं हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये एनर्जी देखो ऐसे करके रबिंग हो रही है ना, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी जो बाहर से जितनी भी गैसेस आ रही है उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो भाई मैकेनिकल रबिंग से भी हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो वो इंक्रीज होती है, ठीक है। सेकंड आ जाता है देखो हमारे पास मैकेनिकल रबिंग के बाद आ जाती है यदि हम देखो स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है, मतलब हीटिंग से कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे केमिकल एब्जॉर्प्शन है हमारे पास, तो उस केस में भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग से क्या होती है, एब्जॉर्प्शन जो वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग किसको, हमने एब्जॉर्बेंट को स्ट्रांगली हीट करना है, ठीक है, तो जाके ये एक्टिवेट हो जाता है, सरफेस इसका एक्टिवेट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन जो वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और आगे क्या आ जाता है, देखो क्रशिंग, ठीक है, मतलब जब हम क्रश करेंगे इसको, कोई चीज है देखो, अब ये पेन है देखो, इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। या कोई पत्थर लेंगे देखो, बड़ा पत्थर होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, और यदि उसको हम तोड़ देंगे, क्रश कर देंगे, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो उसमें सरफेस एरिया देखो काफी ज्यादा सरफेस जो वो क्रिएट हो जाते हैं, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बाय क्रशिंग से भी हम क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंट की एक्टिवेशन जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये हमारे पास कुछ एक फैक्टर्स है। इसके बाद देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसमें हम फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है इसको करते हैं। तो एक्टिवेशन नेक्स्ट करते हैं, देखो हम नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये आपने कर दिया होगा, ये फैक्टर इफेक्टिंग का, ठीक है, ये। इसके बाद फोर्थ जो फैक्टर है वो है हमारे पास, देखो फोर्थ जो फैक्टर है वो आ जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है इसमें हम क्या करते हैं, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म करनी है आपने, ठीक है। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म मतलब देखो आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, मतलब हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके बीच में,
प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बोलते हैं उसको हम? फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो फ्रेंडलिच ने साइंटिस्ट था, देखो फ्रेंडलिच, तो उसने क्या दिया था, एक रिलेशनशिप दिया हुआ था किसके बीच में, आपने आपने इसमें लिखना, देखो फ्रेंडलिच गिव्स द Friendlich gives the relationship between amount of absorbate, x से डिनोट कर रहे हैं हम, स्मॉल x से, amount of absorbate absorbed on what unit mass of absorbent m, ठीक है। मतलब मास पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट m के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, विद प्रेशर, ठीक है, विच इज कॉल्ड विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, ऐसे करके लिखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन, इसको ठीक करना है, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म तो ये आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें यदि आपको ये आए तो आपने इतना कर लिख लेना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखना है, देखो एट लो प्रेशर पे यदि हम लेते हैं, देखो एट लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर पे क्या होगा, देखो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है एट लो प्रेशर, ठीक है, क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखो तो यहां पे आपने एक ग्राफ बनाना है, देखो ऐसे करके होता है ये ग्राफ, ये ठीक है, यहां पे हमने XYM एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्या बोलेंगे इसको हम, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहां जैसे लिख सकते हैं आप, ये एक्सटेंट ऑफ, क्या बोलेंगे इसको हम, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये क्या आ जाता है हमारे पास, प्रेशर P, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आता है एट लो प्रेशर पे, क्या बोला था मैंने, XYM एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आ जाता है हमारे पास, P, ठीक है, प्रेशर की क्या आ जाता है डायरेक्ट, मतलब देखो XYM ऐसे करके बढ़ेगा, P की वैल्यू भी क्या करेगी, बढ़ेगी एट लो प्रेशर पे, प्रेशर जब इतना कर रहेगा, ठीक है, ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि XYM जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, P के है, ठीक है, प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आ जाता है देखो हमारे पास, और हम ऐसे करके लिख सकते हैं XYM इज इक्वल टू KP, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में यदि एट हाई प्रेशर पे, देखो हाई पे कर लेते हैं, एट हाई प्रेशर, अब देखो जैसे ही इंटरमीडिएट प्रेशर पे आ जाता है, यहां पे ग्राफ को समझ लेना आपने,
ये तो लो प्रेशर था, अब थोड़ा सा इंटरमीडिएट पे आ गया, देखो इतने करके, ठीक है। जब ये इंटरमीडिएट पे आता है तो थोड़ा सा ऐसे करके देखो, ये कर्व आना स्टार्ट हो जाता है इसमें ऐसे, ये ठीक है, ये ऐसे करके क्या हुआ देखो, ये कर्व आना स्टार्ट हो गया। तो जब ये कर्व आया हमारे पास देखो ये ऐसे करके, तो मतलब at intermediate range of pressure पे xym is directly proportional to p raised to power 1 by n, where n is the whole number, ठीक है। और at high pressure पे यदि इस वैल्यू पे चले जाते हैं देखो, तो ये हमारे पास ग्राफ ही क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक्स वाई एम जो है वो इज इक्वल टू देखो पी नॉट, और हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, ये। तो एट हाई प्रेशर पे ये इंटरमीडिएट पे है, ठीक है, ये यहाँ पे इंटरमीडिएट पे है, ये एट हाई प्रेशर पे है। तो एट हाई प्रेशर पे क्या होगा हमारे पास देखो, एक्स वाई एम इज इक्वल टू पी नॉट और इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या रह जाता है, ग्राफ कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, देखो मैं यहां पे मिटा रहा हूं इसको, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर पे देखो, एट इंटरमीडिएट, थर्ड पॉइंट है एट इंटरमीडिएट, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इंटरमीडिएट प्रेशर में क्या होगा, एक्स वाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है हमारे पास, पी रेज़ पावर 1 by n, और ये क्या होगा, एक्स वाई एम प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे, के पी रेज़ पावर क्या आ जाएगा, 1 by n। तो वेयर n इज, यहां पे लिख सकते हैं आप, वेयर n इज होल नंबर, ठीक है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, n इज होल नंबर। तो अब देखो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, लॉगरिथम बोथ साइड। अब देखो इसका लॉग लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स वाई एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ के पी रेज़ पावर 1 by n, ठीक है, ये आ जाता है। अब देखो ये लॉग है हमारे पास, दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ x ओवर m, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो k इंटू पी रेज़ पावर 1 by n है हमारे पास, k इंटू पी रेज़ पावर 1, लॉग ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, लॉग ऑफ m इंटू n किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, इसके इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ k प्लस लॉग ऑफ p रेज़ पावर 1 by n, ये आ गया, ठीक है। अब देखो p रेज़ पावर 1 by n में यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, लॉग ऑफ m रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, विच इज इक्वल टू n log m। तो इसको भी ऑपरेट कर दो, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो यहां से, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स वाई एम, लॉग ऑफ एक्स वाई एम, लॉग ऑफ के, ठीक है, प्लस 1 by n लॉग ऑफ p, 1 by n लॉग ऑफ p, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा, log p, ठीक है। स्लोप जो होगी ऐसे, यहां से देखो ग्राफ जो बनेगा इसका, वो कैसे बनाते हैं हम, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, log p और log ऑफ एक्स वाई एम, इसके बीच में ग्राफ होगा, और ये ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट लाइन में आएगा ऐसे करके, ठीक है। और यहां से यहां तक देखो ये इंटरसेप्ट आ जाता है, इंटरसेप्ट आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये कितना जाएगा, log ऑफ के, और जो स्लोप आती है इसमें
वो क्या आ जाती है 1/n। ठीक है, तो एक्स वाई एम में ये जो एट हमारे पास लो प्रेशर पे या जो भी एक ग्राफ आया है, इंटरसेप्ट लॉग के आ गया और लॉग एक्स वाई एम और लॉग पी के बीच में, ये आपने मेनली ये ग्राफ याद रखना है। इसमें स्लोप पूछ देते हैं कभी कंपटीशन लेवल में, इंटरसेप्ट वगैरह, तो ये आपने एडिशनल याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या दिया हमारे पास, देखो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म थी, इसको आपने ढंग से करना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। और इन टर्म्स ऑफ देखो सॉल्यूशन के केस में सिंपल सा है, सॉल्यूशन के केस में हम क्या लेते हैं, पी की जगह सी ले लेना, हमने कंसंट्रेशन ले लेंगे, पी की जगह क्या ले लेंगे हम, सी ले लेंगे इन केस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, और आपने देखो एप्लीकेशंस आप इसकी पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शंस। ठीक है, एडसॉर्प्शंस की एप्लीकेशंस देखो, कलरिंग मैटर को यदि हमने कलरलेस में कन्वर्ट करना है उसमें हम यूटिलाइज करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस है। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर्स में यूटिलाइज होती है, जो ह्यूमिडिटी है उसको कम करने के लिए यूटिलाइज होती है। जो गैस मास्क होते हैं, देखो जो कोल माइंस में जाते हैं, गैस मास्क में चारकोल यूज होता है। ठीक है, चारकोल क्या करता है, देखो जो हमारे पास जो मतलब पॉइजनस गैसेस है उनको क्या कर देगा, वो एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, उसमें यूटिलाइज होता है। और काफी ज्यादा ये है, एप्लीकेशन दी हुई है, बुक में दी है, आपने डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो ये आप इसको कर लेंगे। और इसके बाद हम करेंगे देखो कैटालिसिस का टॉपिक, और कैटालिसिस में होमोजेनियस कैटालिसिस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, छोटा सा टॉपिक है, इसको आपने ढंग से पढ़ना है। थैंक यू।